पारुल और मेघा दोनों सगी बहनें और साथ ही देवरानी जेठानी भी होती है। मायका भले ही एक हो, लेकिन उनके ससुराल एक नहीं बल्कि अगल बगल में होते हैं, क्योंकि पारुल अपने ससुर केदार यादव और अपने पति दीपक के साथ रहती है और वही साथ वाले घर में मेघा अपनी सास यशोदा और पति सुमित के साथ रहती है। ऐसे ही एक सुबह मेघा परेशान होकर रसोई में घूम रही होती है। तभी वहां पर उसकी सास आती है। अरे बहू, कितनी देर हो गई है, तूने अभी तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाया? तूने बनाए तो है ना आलू के पराठे? आज मेरा उसे खाने का बड़ा मन था। हाँ जी माँ जी, बनाए हैं मैंने। अभी थोड़े बर्तन गंदे पड़े हैं ना, तो पहले मैं उसे धो देती हूँ, फिर आपके पराठे में बाद में लाती हूँ। अरे बहू, तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? तू कुछ घबराई सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। अच्छा अभी आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए चाय और पराठे लाती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है कि तू इतना घबरा जाए। वैसे भी तू खाना एकदम अच्छा बनाती है, इसीलिए लोगों को तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मैं आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बस कुछ ही देर में आपके लिए पराठे लेकर आती हूँ। फिर यशोदा वहां से चली जाती है और मेघा तुरंत अपनी बड़ी बहन को फोन करती है। हेलो दीदी, अरे जल्दी से दे दो ना आलू के पराठे। अभी अभी माँ जी पूछ कर गई मुझे कि पराठे बने कि नहीं। अरे हाँ बाबा, सब पैक हो गया है, आजा खिड़की पर। ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। फिर मेघा खिड़की के पास चली जाती है और वहां से अपनी जेठानी के हाथ के बने आलू के पराठे थाली में सजाकर अपनी सास को दे देती है। मेघा अक्सर ऐसी ही करती थी, कभी होटल से मंगवाती तो कभी अपनी जेठानी से ले लेती। ऐसे ही एक दिन जब यशोदा झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहां पर उसका पति केदार आ जाता है और उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। आह, मेरी आंख, क्या चला गया मेरी आंखों में? अपने पति को तकलीफ में देखकर यशोदा अपना झाड़ू वहीं पर छोड़ देती है और जल्दी से अपने पति के पास चली जाती है। अरे जब चश्मा लगा हुआ है तो आंखों पर क्यों नहीं लगाते हो? हीरो बनकर क्यों घूमते रहते हो? हाँ, मुझे चश्मा लगा हुआ है, लेकिन आंखों पर इसीलिए नहीं लगा था क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतें साफ दिखने लग जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहता। अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि मैं मरी जा रही हूँ आपके लिए। अरे दुनिया में इतना खुश कोई नहीं होगा जितनी कि मैं खुश हूँ आपसे अलग होकर। और आप तो पहले खुद की हरकतें देखो, मेरी हरकतें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना ही है तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? दूर रहो मुझसे। जब देखो तब बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट देती हो। शायद मेरा आज का दिन ही खराब है, तभी तो ये पनौती गले आ पड़ी। हाँ तो जाओ ना, जिससे मन करे उससे बात करो। एक तो मैंने आपके पास आकर आपकी मदद करने की कोशिश की और ऊपर से तो आप ही मुझे आकर दिखा रहे हो। जाओ, मुझे क्या। दोनों मियाँ बीवी इसी तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं और इसी वजह से वो दोनों अलग भी रह रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन पारुल खिड़की से मेघा को खाना पकड़ा रही होती है। तभी उसे केदार देख लेता है और खिड़की के सामने आकर खड़ा होता है। बहू, ये सब क्या हो रहा है? तू इन लोगों को खाना क्यों दे रही है? पापा जी, आप यहाँ? और मैं किन लोगों को खाना दे रही हूँ? हमारे सामने वाले लोगों को, जिनसे अब हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तू उन्हें खाना क्यों दे रही है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी, जिनसे हमारी बनती ही नहीं है। मैं उन्हें खाना कैसे दे सकती हूँ? वो तो यहाँ पर कुछ कुत्ते बैठे थे तो मैं उन्हें ही रोटी खिला रही थी। शायद आपको देखकर वो भाग गए होंगे। कुत्तों को दे रही हो तो ठीक है, लेकिन उन लोगों से तो दूर ही रहना। ठीक है पापा जी। सास ससुर की दुश्मनी की वजह से देवरानी और जेठानी आपस में खुलकर मिल भी नहीं पाती। फिर एक दिन मेघा एक थाली में आलू और शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी लेकर अपने सास को देती है।
लेकिन खाना देखकर यशोदा हैरान रह जाती है। अरे बहू, हमारे घर में तो शिमला मिर्च है ही नहीं, और कल रात तो मैंने राजमा भिगोए थे, तो तूने वो क्यों नहीं बनाया? और ये शिमला मिर्च कहाँ से आई घर में? अरे माँ जी, मैं भी कल रात को बाजार गई थी और आते समय शिमला मिर्च लेकर आई, लेकिन घर आकर देखा तो शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी थी, इसीलिए मैंने उसे आज ही बना दिया, क्योंकि अगर उसे वापस रख लेती तो वो पूरी तरह खराब हो जाती। और पड़ोस वाली आंटी मुझे पूछने आई थी, तो मैंने उन्हें भिगोए हुए राजमा दे दिए। लेकिन बहू, मुझे एक बात बता, वो जो तेरी बहन मेरे पति के घर में रह रही है, उसने भी आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है, क्योंकि मैंने उसे रसोई से देखा था। अच्छा, ये तो इत्तेफाक हो गया माँ जी। खैर, वो लोग कुछ भी बनाए, हमें उनसे क्या लेना देना है? हाँ बहू, वो तो है, हमें उनसे क्या लेना देना। वैसे मैंने बहू तो एकदम सर्वगुण संपन्न ही ढूंढी है, जो तुझे इतना अच्छा खाना बनाना आता है। इसे खाकर तो मेरा मन पूरी तरह खुश हो जाता है। यशोदा को अपनी छोटी बहू पर बहुत गुमान होता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी छोटी बहू को कुछ खाना बनाना आता ही नहीं। ऐसे ही एक दिन यशोदा की सहेलियां रेनू और गुंजा उसके घर आती है, और तभी मेघा सबके लिए अलग अलग तरह के पकोड़े लेकर आती है, जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह यशोदा, मानना पड़ेगा, तेरी बहू तो वाकई में बहुत गुणी है। कितने अच्छे पकोड़े बनाए हैं तेरी बहू ने। हाँ, ये बात तो है, मेरी बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। इससे तुम लोग कुछ भी बनवा लो, सब कुछ एकदम बढ़िया ही बनाती है। ऐसी बहू पाकर तो मेरी आगे की जिंदगी पूरी तरह संवर गई है। वैसे यशोदा, मैं पकोड़े ज्यादा नहीं खाती, तो तू अपनी बहू से बोलकर मेरे लिए कोफ्ते बनवा लेना। हाँ यशोदा, कोफ्ते तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेघा बहू, सबके लिए कोफ्ते बना दे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दीदी तो पकोड़े बनाकर मार्केट चली गई, और मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, तू ऐसे चुप क्यों खड़ी है? सबके लिए कोफ्ते बना देना। माफ करना माँ जी, लेकिन वो क्या है ना, मुझे थोड़ी कमजोरी सी लग रही है, और जब मैं पकोड़े बना रही थी तभी मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसीलिए मैं आप सबके लिए किसी और दिन कोफ्ते बना दूंगी, और फिलहाल के लिए तो आप ये पकोड़े ही खाइए, क्योंकि मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। इतना बोलकर मेघा तुरंत वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद यशोदा बाजार से भारी थैला ला रही होती है। तभी केदार उसे देखकर उसके हाथ से वह थैला ले लेता है। जब घुटनों में इतना दर्द होता है तो क्या जरूरत है इतना भारी सामान उठाने की? घर में बेटे बहू दोनों हैं, लेकिन खुद ही सब कुछ करना है। अब जल्दी से घर चलो। अरे जब घर में सब अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं तो किसी को तो बाजार जाना ही पड़ेगा ना। और अब आप ऐसे फिक्र क्यों दिखा रहे हो, जैसे कि आपको मेरी चिंता हो? इतनी चिंता तो आपने पहले कभी नहीं दिखाई, तो फिर अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है? ढोंगी कहीं के। अरे जो गंदगी तुम्हारे दिमाग में भरी है ना, वो कभी नहीं निकल सकती, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तो फिर इस गंदगी की मदद करने आप क्यों आए हो? मैंने कहा था क्या आपको मेरी मदद करने के लिए? अरे तुम तो छुप ही रहो। एक बार मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जितनी भी देर तुम मेरे साथ रहती हो उतनी देर में तो मेरा बीपी ही बढ़ जाता है। फिर केदार यशोदा को घर छोड़कर वहां से वापस अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन देवरानी जेठानी और दोनों भाई भाई एक कैफे में मिलते हैं, जहां मेघा कहती है, पता नहीं हमारी जिंदगी आखिर ऐसी क्यों है। माँ जी और पापा जी अगर एक साथ रहते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। माँ और पापा तो दूर से ही सुखी रहते हैं, लेकिन पास में वो दोनों खुश कभी नहीं रह सकते। पापा भी माँ पर बहुत रोक टोक लगाते थे, तो फिर इन हालात में माँ अलग नहीं रहती तो क्या करती? अरे हमने तो खुद देखा है, जब माँ किसी से थोड़ी देर भी बात कर लेती तो पापा उनसे कितना गुस्सा हो जाते
और माँ भी कोई कम थोड़ी ना थी। वो भी पापा के साथ ऐसे ही गुस्से से बात करती थी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उन दोनों की वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है, वो भी तो देखो ना। और नहीं तो क्या, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, इसीलिए बार बार दीदी की मदद लेनी पड़ती है। खैर, इन सब का तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब चलो घर चलते हैं, वरना पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ मेघा, तुमने सही कहा। और वैसे भी माँ ने हम चारों को आज एक ही समय पर बाहर जाते हुए भी देख लिया है, इसीलिए हमें अलग अलग टाइम पर घर जाना होगा। इससे उन्हें कोई शक भी नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन पारुल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से मेघा भी बहुत परेशान होती है। हे भगवान, दीदी की तो तबीयत खराब हो गई है और मैं बाहर से भी खाना नहीं मंगवा सकती, क्योंकि माँ जी को उसका टेस्ट पता चल जाएगा और बाहर का खाना कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं होता। और मुझे भी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो अब मैं क्या करूँ? यही सोचते सोचते मेघा अपने बिस्तर पर लेट जाती है। तभी वहां पर यशोदा आती है और वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह से ही ऐसे हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द भरा पड़ा है। क्या तेरी भी तबीयत खराब है? अभी अभी मुझे एक पड़ोसन बता रही थी कि तेरी जेठानी की भी तबीयत खराब हो चुकी है और उसके भी पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। क्या माँ जी, आप भी? आपको तो मेरी फिक्र होनी चाहिए ना, तो फिर आप मेरी जेठानी की चिंता क्यों कर रही हो? अरे बहू, मैं तो बस तुझे बता रही हूँ कि तुम दोनों को सब साथ में ही होता है क्या। मैंने कई बार देखा है, पड़ोसन ने भी कई बार बताया है कि जो हमारे घर में बनता है वही सब्जी और रोटी उनके भी घर में बनती है। और आज तो तुम दोनों की भी तबीयत साथ में ही खराब हो गई है। अब ये कौन सा नाटक है? तुम दोनों कोई जुड़वा बहनें तो बिल्कुल नहीं हो, तो फिर ये कैसे हो सकता है? अरे क्या माँ जी, आप भी कुछ भी सोचती रहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि उनके घर में क्या बन रहा है? ये तो मौसम की बात है ना। जिस मौसम में जो सब्जी आती है वही इत्तेफाक से दोनों के भी घर में बनती है। और बाकी शरीर पर किसका जोर चला है, और मौसम भी कितना खराब हो रखा है। हर दिन कोई दूसरा आदमी बीमार पड़ रहा है। तभी वहां पर मेघा का पति आता है। और नहीं तो क्या माँ, और हद होती है। हम जानते हैं कि आपको पापा से परेशानी है, लेकिन अब तो आप हम पे भी शक करने लगी हो। अरे थोड़ा तो भरोसा रखो ना। सुमित की बातें सुनकर यशोदा उससे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक शाम जब पारुल मेघा को खिड़की से खाना दे रही होती है, तभी उसे यशोदा देख लेती है और वो तुरंत मेघा के पास आती है। ये सब क्या है बहू? तू अपनी बहन से खाना लेती है? अब तू चल, मैं तो तुम दोनों को एक साथ में ही समझा दूंगी। फिर यशोदा मेघा को लेकर केदार के घर चली जाती है और वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? जब हम दोनों पति पत्नी का ही आपस में कोई व्यवहार नहीं है, तो घर में खाने की लेन देन किससे पूछ के करती हो? पर पारुल बहू, तेरे ससुर ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? अरे तुम मेरे ऊपर क्यों आ रही हो? मुझसे पूछकर खाना देती है क्या ये? और पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपनी बहू को खाना बनाना सिखाओ। अगर आज इसे खाना बनाना आ जाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और तुम ऐसे बिना पूछे क्यों आई हो मेरे घर पे? अपनी बहू को लेकर वापस अपने घर चली जाओ। बस बस पापा जी, बहुत हो गया आप दोनों का। अरे एक दूसरे की पूरी खबर रखते हो, तबीयत खराब होने पर चिंता भी जताते हो। यहाँ तक कि जब हम खाने की लेन देन करते हैं तो पापा जी आप माँ जी के हाथ के खाने का स्वाद भी पहचान लेते हो, लेकिन तब आप पूरी तरह से चुप रहते हो, क्योंकि आपके दिल में प्यार है। और नहीं तो क्या। अरे प्यार तो एक दूसरे से कितना करते हैं, लेकिन उनको साथ में झगड़ा भी करना है। देखिए, आपको अपना नहीं सोचना तो मत सोचो, लेकिन अब हम अपने बारे में जरूर सोचेंगे और आज से हम लोग साथ में ही रहेंगे। और आप दोनों को जो भी परेशानी है
वो आप बात करके सुलझाओ, क्योंकि अलग रहने में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चों से ज्यादा आप दोनों को एक दूसरे की साथ की जरूरत है। मेघा और पारुल की बात सुनकर केदार और यशोदा की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और उस दिन के बाद से वो सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं। युक्ति अपनी सास सारिका, पति अभिजीत और ननंद लिपिका के साथ रहती है। युक्ति अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती है और एक बहुत अच्छी बहू भी होती है, लेकिन दोष तो उसके ससुराल में ही होता है, क्योंकि वो लोग बिगड़े हुए होते हैं और उन्हें उसकी कोई कदर नहीं होती। एक दिन जब अभिजीत ऑफिस से घर आता है, तब वो अपने सारे कपड़े उतारकर बेड पर फेंक देता है। ये क्या है अभिजीत, तुम्हें थोड़े बहुत मैनर्स है या नहीं? अरे कपड़ों को इस तरह से बेड पर कौन फेंकता है, वो भी गंदे कपड़ों को? जाओ, जाकर इसे बाथरूम में रख कर आओ। ओफो युक्ति, तुम चिल करो यार। नौकरानी निम्मो आकर सारे कपड़े उठाकर लेकर जाएगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी अभी नाइट शिफ्ट करके आया हूं मैं, प्लीज अभी मेरा दिमाग मत खाओ। अब तो मैं जम के सोऊंगा। नहीं अभिजीत, मैं तो तुम्हें सोने ही नहीं दूंगी। पहले इसे उठाओ और ठीक से बाथरूम में रख कर आओ, वरना मैं इन कपड़ों को धुलाने ही नहीं दूंगी और फिर तुम्हें ये कपड़े जैसे है वैसे ही पहनने होंगे। समझ गए तुम? अरे यार युक्ति, तुम भी ना, सच में कभी कभी कितना ज्यादा करती हो। ना जाने पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे इस जन्म में तुम जैसी खून चूसने वाली बीवी मिली है। देखो अभिजीत, मैं तुम्हारा कोई खून वून नहीं चूस रही। अरे तुम्हें भी समझना चाहिए ना, अगर तुम ऐसे ही बिगड़ते गए तो कब सुधरोगे? देखो, तुम्हें अपनी इन हरकतों को सुधारना ही होगा। युक्ति, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो प्लीज। मुझे जैसे रहना है मैं वैसा ही रहूंगा। तुम मेरी बीवी हो और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जोरू का गुलाम बनकर तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरी भी लाइफ है और वो लाइफ मुझे जैसे जीनी है मैं तो वैसे ही जीऊंगा। समझ गई तुम? अरे ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? शट अप युक्ति, मुंह बंद रखो अपना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिजीत की ये बातें सुनकर युक्ति को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन उसके पड़ोस में रहने वाली वेदिका उससे मिलने आती है। अरे युक्ति, कल तुम्हारे और अभिजीत भाई के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्या हुआ था? तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? हाँ वेदिका, सब ठीक है। मेरा मतलब बस यूं ही बातचीत कर रहे थे हम और मजाक मजाक में चिल्ला रहे थे। मजाक में? मैं कुछ समझी नहीं युक्ति कि तुम क्या बोल रही हो। अरे कुछ नहीं वेदिका, सब ठीक है और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सो चिल कर यार। आर यू श्योर ना युक्ति? हाँ वेदिका। बाय द वे थैंक्स। यू आर वेलकम युक्ति। कभी भी अगर कुछ लगे ना तो मैं हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी पड़ोसन कम और खास दोस्त ज्यादा हो। हाँ वेदिका, ये बात तो मुझे भी पता है। फिर एक दिन जब युक्ति की सास सारिका रसोई में जाकर ब्रेड पकोड़े बनाती है, तब वो पूरी रसोई खराब कर देती है और तो और ब्रेड का पैकेट भी खुला छोड़ देती है, जिस कारण उसमें कॉकरोच घुस जाता है। ओह नो, ये क्या? ये रसोई को तहस नहस किसने किया है? हे भगवान, क्या हालत बना के रखी है। फिर युक्ति बाहर हॉल में आ जाती है और तभी सारिका को वो मजे से पकोड़े खाते हुए देख लेती है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। माँ जी, अरे आपकी तो बस उम्र ही बड़ी है, लेकिन उम्र बढ़ने के बावजूद भी
आप में तो रत्ती भर की भी अकल नहीं है। रसोई की क्या हालत करके रखी है आपने। और अगर आपको ये ब्रेड पकोड़े खाने थे तो मुझसे कह देती ना आप। रसोई को इतना खराब करने की क्या जरूरत थी। अरे ओ मनहूस, ज्यादा मुंह मत चला। पकोड़े खाने का मेरा मन किया, इसीलिए मैंने बना के खा लिए। तो तुझे क्या परेशानी है। और अगर रसोई खराब ही हुई है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। नौकरानी निम्मो आकर साफ कर देगी वो। तू इतनी फड़फड़ा मत, चुपचाप अपना काम कर। अरे क्या फड़फड़ा मत माँ जी। रसोई की हालत देखी है क्या आपने। कितनी गंद मचा रखी है आपने। ये आपने अच्छा नहीं किया। ऊपर से ब्रेड के पैकेट को खुला छोड़ने की वजह से उसमें कॉकरोच घुस गया है। और वो ब्रेड अगर कोई खा लेता तो उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती। आपकी अकल क्या घुटनों में दब चुकी है क्या, जो इतनी सी बात भी आपको समझ नहीं आती। अरे नौटंकी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, वरना एक चपेट लगाऊंगी। भाषण देना है तो किसी सभा में जाकर दे, लेकिन यहाँ नहीं, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आई बड़ी, जब देखो तब बस भाषण ही देती रहती है। देखिए माँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है कि हर वक्त आप लोगों के सामने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते बैठूं। लेकिन आप लोग कारनामे ही ऐसे करते हो, जिस कारण मुझे आप लोगों को सुनाना ही पड़ता है। अरे क्यों नहीं समझते आप लोग कि मैं ये सब हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ। युक्ति की बातों का सारिका पर कोई असर नहीं होता। फिर शाम होने पर सारिका अपने पड़ोस में रहने वाली वेदिका की सास पारुल से मिलने जाती है। अरे सारिका बहन, दोपहर में ऐसा कौन सा बवाल हो रहा था तुम्हारे घर पर, जो तुम्हारी बहू और तुम दोनों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अरे पारुल बहन, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी बहू से। नाक में दम करके रखा है उसने मेरे, बस कुछ बोलने की देरी है, फिर तो उसका टेप रिकॉर्डर चालू ही हो जाता है। जब देखो सुनाने लगती है, और अच्छे से पेश भी नहीं आती हमारे साथ। बहुत झगड़ालू और कपटी है मेरी बहू। अब और क्या कहूँ उसके बारे में, मेरे तो भाग ही फूटे हैं। हाय हाय, ऐसी बात है क्या। फिर तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम्हारी बहू को ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ। तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं पारुल बहन, वो बहुत ही नालायक लड़की है। अरे वो तो आपको भी उल्टा जवाब दे देगी। इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि आप भी उससे दूर ही रहिए और उसके मुंह मत लगिए। फिर एक दिन युक्ति देखती है कि उसकी ननद लिपिका घर के बाहर कॉलेज के प्यून से बात कर रही है और वो उसे क्वेश्चन पेपर दे रहा है। भैया, ये कल का ही क्वेश्चन पेपर है ना। अरे हाँ लिपिका मैडम, कल का ही है, एकदम नया का नया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। और हाँ, खबरदार अगर कॉलेज में किसी को भनक भी पड़ने दी इस बात की। अरे हाँ मैडम, अब बेफिक्र रहिए। उन दोनों की ये बातें सुनकर युक्ति को बहुत बड़ा झटका लगता है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिपिका ये सब भी कर सकती है। उसके बाद तुरंत युक्ति सारिका और अभिजीत के पास चली जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। हाँ माँ जी, अभिजीत, मेरा विश्वास करो, मैंने अभी अभी खिड़की से देखा है। लिपिका के कॉलेज का प्यून आकर उसे क्वेश्चन पेपर देकर गया है, वो भी कल के एग्जाम का, और उसने उसे बदले में रिश्वत दी है। तभी वहां पर लिपिका आती है। लिपिका, ऐसा घिनौना काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या। देखिए भाभी, आप अपना ये ज्ञान अपने पास ही रखिए, और अगर मैंने पैसे देकर क्वेश्चन पेपर खरीद लिए हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ बहू, लिपिका एकदम सही कह रही है।
अरे ये तो मुश्किल से पास होती है, और ऐसे में अगर इसने पेपर खरीदकर पास होना चाहा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें तो बस यही चाहिए कि ये जैसे तैसे पास हो जाए। हाँ युक्ति, और लिपिका तुम घबराओ मत, और जाओ, जाकर क्वेश्चन पेपर में जो जो पूछा है उसकी जाकर पढ़ाई करो और कल के पेपर में पास हो जाओ। ठीक है भाई? अरे ये क्या बात हुई भला? अभिजीत, माँ जी, आप दोनों लिपिका का गलत में साथ कैसे दे सकते हो? अरे इससे इस पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, इस बारे में आपने कभी सोचा भी है क्या? अरे बंद कर अपनी ये बकवास, और अभी फिर से शुरू मत हो जा। खुद को क्या बैरिस्टर समझती है क्या तू? हर वक्त बस सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाती रहती है, जैसे कि हम सब बेवकूफी बैठे हैं यहाँ पर। देखो युक्ति, खुद को सयानी समझना बंद करो, क्योंकि वो सब यूजलेस है, और हर बात में अपना भाषण देना भी बंद करो। अरे हम पक चुके हैं तुमसे और तुम्हारी इन बकवास बातों से। लेकिन अभिजीत। अरे बस करो और जाओ, जाकर सबके लिए खाना परोसो। अपनी औकात और अपनी मर्यादा के हिसाब से काम और बात किया करो। जरूरत से ज्यादा बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अभिजीत की ऐसी बातें सुनकर युक्ति उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर अगले दिन जब वो मोहल्ले में जाती है तब कोई भी उससे ठीक से बात ही नहीं करता। अरे कैसी हो आप ममता काकी? और चिंटू भैया, आप आजकल आते ही नहीं चाय पीने। भैया, काकी, अरे ये सबको क्या हो गया है? सब मुझे तो ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं जैसे कि मैंने कोई गुनाह किया है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन वेदिका आती है। अरे युक्ति, अच्छा हुआ तू यहाँ पर मिल गई, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। क्या हुआ वेदिका? आखिर ऐसी कौन सी बात है? अरे युक्ति, तेरे घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि कल तेरी सास मेरे घर पर आई थी और मेरी सास और बाकी औरतों से तुम्हारी जम के चुगली कर रही थी और बता रही थी कि सारा दोष मेरे बहू का ही है और तू ही उन पर हिटलर बनकर जुल्म करती है और उन्हें दबाव में रखती है। क्या? ये सब तू क्या कह रही है वेदिका? शायद इसीलिए सभी लोग मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। हाँ युक्ति, और ना सिर्फ किट्टी पार्टी में बल्कि पूरे मोहल्ले में तुम्हारी सास ने तुम्हारा नाम खराब करके रखा है, और तुम्हारी ननद लिपिका ने भी, वो भी कुछ कम नहीं है। वेदिका की बातें सुनकर युक्ति को बहुत गुस्सा आता है और घर जाकर वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। अरे ओ भूतनी की, कहाँ चली? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ माँ जी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये सब क्या चल रहा है युक्ति? जरा हमें खुल के बताओ। नहीं, आज मैं किसी से कोई बात नहीं करने वाली, और मेरा दिमाग एकदम सही है, और मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है जिनका खुद का दिमाग खराब हो चुका है। भाभी, आप भाई से ऐसे बात नहीं कर सकती, जरा तमीज से पेश आओ। अरे तुम तो चुप ही रहो, और मुझे तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता चल चुका है कि कैसे आप लोगों ने मेरे नाम की बदनामी की है पूरे मोहल्ले में। सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, बल्कि दोष तो आप लोगों में है। आप लोग बहुत बुरे हो और दुनिया वालों को ये बता रहे हो कि दोष मुझ में है। मैं हूँ जो सब पर जुल्म करती हूँ। वाह, क्या बात है युक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब तो क्या बोले जा रही है? माँ जी, आपको ज्यादा बोली बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वेदिका ने सब बता दिया है और मैं सब जान चुकी हूँ। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने आप सबके लिए। मेरे ससुराल को मेरे मायके से भी बढ़कर समझा।
हमेशा आप लोगों की भलाई, अच्छाई और खुशी के लिए जो बनता है वो सब कुछ किया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे ये सिला दिया है। मेरी बदनामी और बुराई की है आपने। लेकिन अब बस, बहुत हुआ, क्योंकि मैं अपने आत्मसम्मान को चुनती हूँ और खुशी और गर्व के साथ साथ इस घर से और रिश्ते से अपने आप को आजाद कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे घर में मुझे हरगिज भी नहीं रहना है जहाँ पर मेरी किसी को कोई कदर नहीं है। ऐसा मत करो युक्ति, प्लीज। पहले ठीक से बात तो करो और मेरी भी बात सुन लो। हाँ युक्ति बहू, रुक जा बेटा। युक्ति के ससुराल वाले उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है और अपने जीवन में खुशी से रहने लगती है। साक्षी अपनी सास कल्पना और पति नितिन के साथ रहती है। उसके ससुराल में झुमरी नाम की एक पढ़ी लिखी नौकरानी काम करने आती है। साक्षी स्वभाव से काफी लालची होती है। एक दिन की बात है। हाय रे, ये बिजली का बिल भरना तो अभी तक बाकी है। नितिन तो ये बिल आज भी भूल गया। अगर कल तक इस बिल को नहीं भरा तो और ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। यही सही मौका है साक्षी, मार ले मौके पे चौका। माँ जी, मैं भर देती हूँ ये बिल, हमारे घर के पास ही तो जाना पड़ेगा। ऐसी बात है क्या बहू? ठीक है, तो ये ले पैसे। अरे ये क्या माँ जी, आपने तो बस ये लाइट बिल के पैसे ही दिए हैं। वहाँ ऑफिस में लाइट बिल भरने के लिए एक्स्ट्रा के 200 रुपए भी तो देने पड़ेंगे, वो भी तो दीजिए ना। अरे ये कब हुआ? खैर, ये ले 200 रुपए। उतने में वहां पर झुमरी आ जाती है। अरे छोटी मालकिन, आप क्यों खामखा इतने तपती धूप में बाहर निकल रही हो? वो ऑफिस रास्ते में ही पड़ता है। आप एक काम कीजिए, ये पैसे मुझे दीजिए, मैं भर दूंगी ये लाइट बिल। मुझे भी अपने घर का बिल भरना है। क्या बोलती हो बड़ी मालकिन? हाँ साक्षी बहू, ये झुमरी सही कह रही है। अरे सड़कें तो गरम तवे की तरह तप रही है और इतनी भीषण गर्मी में तू इतनी दिक्कत मत ले, जाने दे इसे। ले झुमरी, बहू से पैसे ले ले। लेकिन माँ जी। अब चिंता नका करो छोटी मालकिन, आप लोग मेरे अपने ही छो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आप लोगों के लिए इतना तक कर सकती हूँ। हाँ बहू, झुमरी बहुत अच्छी है, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, तू दे दे उसे पैसे। वो बात नहीं है माँ जी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि वो 200 रुपए लेने की स्कीम शायद से बंद हो गई होगी, तो तुम्हें एक्स्ट्रा के 200 रुपए लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है झुमरी। पर बहू, अभी तो तू कुछ और ही कह रही थी। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अगर लगेगा तभी खर्च करेगी मैं, नहीं लगे तो वापस ला कर दे देगी। इस तरह झुमरी के कारण साक्षी का 200 रुपए हड़पने का प्लान चौपट हो जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन उनके घर पर साक्षी की सहेलियां आती है। ये देखो गाइस, मैंने तुम सबके लिए ओवन में ये कुकीज बेक की है। अरे छोटी मालकिन, वो ओवन नहीं होता, ओवन होता है ओवन। आपने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है। क्या यार साक्षी, तेरी इंग्लिश कितनी खराब है। और नहीं तो क्या, अरे अपनी पढ़ी लिखी नौकरानी से कुछ सीख ले। झुमरी, दफा हो जाओ यहाँ से और चुपचाप अपना काम करो। नॉनसेंस कही कि खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट और होशियार समझती हो क्या तुम? अरे तुम तो एक 2 कौड़ी की नौकरानी हो। पर छोटी मालकिन, आप मेरे को काय को सुना रही हो? मैंने तो आपकी मिस्टेक को ही ठीक किया है ना, कोई गाली थोड़ी ना दी है आपको।
अरे बंद करो अपनी ये बकवास। और क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ी लिखी होकर? लोगों के घरों में जाकर नौकरानी के काम करती हो। और अपनी भाषा तो देखो, एकदम गावटी हो तुम, लो क्लास फटीचर कही की। तभी वहां पर कल्पना आती है। साक्षी बहू, अब बस भी करो, झुमरी को बुरा लग रहा है। अरे लगने दो इस नालायक लड़की को बुरा। ये सड़क छाप नौकरानी खुद को बहुत महान समझ रही है। छोटी मालकिन, अब इतनी कड़वी बातें भी मत करो ना। मैं एक काम करती हूँ ताकि मेरे कॉलेज की फीस भर सकूं। मेरे आई बाबा दोनों भी गरीब हैं और मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है। आप नहीं समझोगी छोटी मालकिन। हाँ हाँ चलो, अब अपना ये फालतू का ड्रामा बंद करो और जाकर नाश्ता बनाओ, इडियट कही की। इस तरह से साक्षी झुमरी को काफी खरी खोटी सुनाती है, जिसे सुनकर झुमरी बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक दिन जब कल्पना अपना एक पुराना संदूक निकालती है, तभी साक्षी उसे चुपके से देख लेती है। अरे वाह वाह वाह, माँ जी के इस पुराने संदूक में कितने सारे जेवरात और बेशकीमती चीजें हैं। और माँ जी तो इस संदूक को लॉक किए बगैर ही झुमरी के साथ मंदिर चली गई। ये सही मौका है। मैं काम करती हूँ, फटाफट इसमें से सब कुछ अपने पास रख लेती हूँ और सब कुछ बेच बाच कर ढेर सारे पैसे भी ले लूंगी। ये माची और नितिन तो कभी मुझे इतने पैसे नहीं देंगे। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और इस कारण मुझे अगर अपने ही घर में चोरी करने पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है। फिर लालची साक्षी उस संदूक में से सारा सामान अपने पास रख लेती है। और जब कल्पना और झुमरी मंदिर से वापस आते हैं, तब संदूक को खाली देखकर झुमरी और कल्पना काफी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस संदूक में कितने सारे गहने थे, सब कुछ गायब हो गया। बहू, तू कहाँ थी? अपने कमरे में बैठे बैठे अंडे दे रही थी क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? मैं अपने कमरे में सो रही थी और ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। खिड़की तो आपने ही खुली छोड़ी है, तो चोर आकर चोरी करके तो जाएगा ही ना। लेकिन छोटी मालकिन, मुझे अच्छी तरह से याद है, बड़ी मालकिन के साथ मंदिर जाने से पहले मैं खुद यहाँ आएली थी और खिड़की को बंद करके गएली थी। फिर ये खुल कैसे गया रे बाबा? अब वो सब मुझे नहीं पता। और तुम झुमरी, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। चोरी होनी थी सो हो गई, लेकिन अगली बार से बाहर जाने से पहले किसी भी चीज को लॉक करके जाइए माँ जी। साक्षी कल्पना और झुमरी को ये दिलासा देती है कि घर में वाकई में चोरी हुई है। फिर एक दिन, नितिन, मुझे अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए जाना है, इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये देखो माँ जी, ये रहा वो पैकेज। ठीक है साक्षी, ये लो पैसे और अच्छे से देव दर्शन करना। और मुझे भी तो दिखाओ कि आखिर वो पैकेज कैसा है। अरे तुम रहने दो ना, अब माँ जी ने देख लिया है। चलो अब जल्दी से मैं पैकिंग करती हूँ। लेकिन साक्षी, अच्छा ठीक है बाबा, जाओ तुम जाकर कर लो पैकिंग। साक्षी नितिन तक वो पैकेज ना पहुंचे, इसीलिए उसे कल्पना से छीनने लगती है कि तभी वो उड़कर झुमरी के पैरों के पास चला जाता है और झुमरी उसे पढ़कर कहती है, अरे ये क्या छोटी मालकिन, ये तो गोवा का पैकेज है। लेकिन आपने तो कहा कि आप लोग देव दर्शन के लिए जा रही हो। क्या? ये क्या है साक्षी? इधर की इधर ही चुना लगा रही हो क्या तुम हमें? साक्षी बहू, तेरी इतनी मजाल? ऐसी बात नहीं है माँ जी, शायद ही कोई गलत पैकेज आ गया है।
मैं तो देव दर्शन के लिए ही जाने वाली हूँ। लगता है गलती से गोवा का पैकेज वाला पैम्पलेट मिल गया मुझे। नितिन, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरी सहेली लिपिका को फोन करके पूछ सकते हो। वो तुम्हें सच सच बता देगी। हम वाकई में देव दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है साक्षी, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। और अच्छे से फोटोज क्लिक करना और मुझे वीडियो कॉल भी करती रहना, ठीक है? ओके, ठीक है नितिन। फिर बाद में दिन ब दिन ये पढ़ी लिखी नौकरानी मेरी अनपढ़ सास की चमची बनती जा रही है और मेरे हर काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब और नहीं, अब तो मैं इसका पत्ता साफ करके ही रहूंगी। बहुत हुआ इसका। फिर साक्षी संदूक में से निकाले हुए कुछ गहनों में से कुछ गहने झुमरी के बैग में डाल देती है ताकि कल्पना वो देख ले और वो उसे काम से निकाल दे। लेकिन जैसा साक्षी चाहती है वैसा नहीं हो पाता। ईमानदार झुमरी अपनी बैग में से उन गहनों को निकालकर वापस कल्पना को जाकर देती है। अरे ये क्या बात कर रही है तू झुमरी? लेकिन ये गहने तेरे बैग में कैसे आ गए? मेरे को नहीं पता बड़ी मालकिन। आई शपथ, झूठ नहीं बोलेगी मैं तो अपने बैग को देख रही थी कि तभी वहां पर गहने देख लिए और आपको आकर देर ली हुआ भी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। खैर, तूने ईमानदारी से ये गहने मुझे वापस लौटा कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तू सच में एक नेक इंसान है झुमरी। शुक्रिया बड़ी मालकिन। अपना ये वाला प्लान फ्लॉप होने के कारण साक्षी का माथा और भी ज्यादा फिर जाता है। कितनी अच्छे से चाल चली थी मैंने, लेकिन इस झुमरी ने तो सारा रायता ही फैला दिया। लेकिन अब बस, अब तो मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अब मैं माँ जी की सारी जायदाद हड़प कर इस घर से भाग जाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहकर तो मुझे जायदाद तो क्या 100 रुपए भी मिलने से रहे। साक्षी अब जायदाद के कागज बनवाती है और झुमरी को कहीं दूर कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है ताकि कल्पना घर पर अकेली रहे और उन कागजों पर साइन कर दे। अरे बहू, ये कौन से कागज है लेकिन? अरे माँ जी, हमारे मोहल्ले में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। उसमें सभी की सहमति जताने के लिए आपका यहाँ पर साइन करना जरूरी है। अब आप इस घर की मालकिन हो ना, तो आप ही को तो साइन करना चाहिए। ठीक है बहू, मैं अभी खाना खा रही हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद में साइन कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, लेकिन याद से कर लेना। चलो, अब झुमरी भी बाहर गई है, उसे आने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तब तक मैं भी बाहर का काम निपटा लेती हूँ। तब तक ये अनपढ़ बुढ़िया इन जायदाद के कागजों पर अपनी साइन कर देगी। फिर साक्षी बाहर चली जाती है और तभी 1 घंटे में आने वाली झुमरी फटाफट से 5 मिनट में ही लौट आती है। और जब कल्पना उन कागजों पर साइन करने वाली होती है, अरे झुमरी, जरा बताना तो कहाँ पर साइन करना है? अब बहू तो यहाँ पर नहीं है ना, और मुझे तो कुछ पढ़ना भी नहीं आता, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में साइन कहाँ पर करूं। फिर झुमरी वो कागजात देखती है और उन्हें पढ़कर वो हैरान रह जाती है। ये क्या? अरे बड़ी मालकिन, ये कागज तो जायदाद के कागज है। इन पे साइन करने के बाद आपकी सारी जायदाद छोटी मालकिन के नाम पर हो जाएगी। बाबा रे बाबा, इतना बड़ा घोटाला! छोटी मालकिन तो बहुत ही तेज निकली। क्या इसका मतलब बहू ने मुझसे झूठ बोला? उतने में वहां पर नितिन भी ऑफिस से घर पर लौटता है और फिर कल्पना नितिन को साक्षी की काली करतूत के बारे में बताती है। फिर जब साक्षी बाहर से घर लौटती है
तभी वो अपना सारा सामान घर के बाहर देखती है और वो देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। ये सब क्या है माँ जी? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? और अगर ऐसा ही है तो आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ तैयारियां तो कर लेती। बस साक्षी, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा सच हमें पता चल चुका है कि तुम कितनी बड़ी लालची और बुरी लड़की हो और तुम्हारे मन में कितना कपट भरा हुआ है। मतलब ये तुम क्या कह रहे हो नितिन? अरे वो तो अच्छा हुआ कि झुमरी सही समय पर आ गई और उसने मुझे बता दिया कि वो कागज जायदाद के कागज है, वरना आज तो ये लालची लोभी चुड़ैल हमें तो बर्बाद ही कर देती। छठी मालकिन, आपने ये बहुत गलत किया है। मेरे को तो आपसे ये उम्मीद ही नहीं थी बाबा। नितिन, मुझे माफ कर दो नितिन। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं भटक गई थी, माफ कर दो मुझे। साक्षी काफी मिन्नतें करती है पर उसे कोई माफ नहीं करता और अंत में उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है।